अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 में टोटल 14 एमसीक्यूज़ हैं और ये मैं ऐसे अंदाज में समझाऊंगा कि इससे मिलते जुलते अगर कोई मज़ीद भी एमसीक्यूज़ आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम में आए तो आपको याद रहें। क्वेश्चन नंबर 1, यू पुश अ हैवी क्रेट डाउन द रैम्प एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ओनली 4 फोर्सेज एक्ट ऑन द क्रेट, विच फोर्स डज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ऑन द क्रेट। ये 4 ऑप्शन हैं हमारे पास: फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स, फोर्स यू आर पुशिंग। ये एक रैम्प है, इसके ऊपर आप नीचे की तरफ एक क्रेट को पुश कर रहे हैं, तो एक फोर्स तो यह हो गई। दूसरी जो नीचे इसका वेट जा रहा होता है mg, वो फोर्स है। तीसरी जो नॉर्मल टू द प्लेन होती है, और चौथी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इन चारों को गौर से देखें। सिर्फ जो mg है, वेट है, वो एक एंगल पे जा रही है विद रिगार्ड्स टू प्लेन, तो इसको पहले हम लोगों ने रिजॉल्व करना है। तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। अगर ये इसको हम लोग थीटा कंसिडर कर लें तो ये बन जाएगी फोर्स mg कॉस थीटा। और दूसरा कौन सा बन जाएगा इसका कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल होगा, वो mg साइन थीटा। अब अगर आप देखें तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ जा रही है, जबकि इस तरफ दो फोर्सेज हैं, mg साइन थीटा और ये पुश। अगर आप पुश ना कर रहे होते तो इस वेट के नतीजे में सिर्फ mg साइन थीटा होता और उस सूरत में ये क्रेट आगे मूव ना कर रहा होता। लिहाजा वेट का ये वाला कंपोनेंट और जब पुश आप करते हैं तब ये दोनों मिलके फ्रिक्शन से बढ़ती हैं। अकेले अकेले ये दोनों फ्रिक्शन से कम होती हैं, लिहाजा फ्रिक्शन ही हमारा आंसर है। Question 2, force constant of a wire is K and that of another wire is 3K. When both the wires are stretched through the same distance, if work done are W1 and W2, then चार तरह के रिलेशन देती हैं, क्या हो सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स कांस्टेंट आता कहाँ से है। ये हुक्स लॉ से आता है। जो हुक्स लॉ कहता है क्या है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड और कंप्रेस अ स्प्रिंग बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यानी फोर्स, अगर एक फोर्स चाहिए कि आपके स्प्रिंग को एक्सटेंड कर ले, स्ट्रेच कर ले बाय डिस्टेंस एक्स, तो ये फोर्स और एक्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और के जो है वो स्प्रिंग्स कांस्टेंट होता है। इसको हुक्स लॉ कहा जाता है। अब देखते हैं फोर कांस्टेंट्स ऑफ वायर जो हमें गिवन हैं। एक वायर का दे दिया है के, दूसरी का 3K, तो इनको हम K1 और K2 कह देते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए डिस्टेंस हम लोगों ने x ले लिया, तो F1 क्या बन जाएगा? -K1x, और F2 क्या बन जाएगा? -K2x। वर्क कितना होगा? वर्क 1 हो जाएगा F1 इंटू डी और वर्क 2 हो जाएगा F2 इंटू डी। अब इनके अंदर F1 के अंदर -K1x की वैल्यू डालें और D की जगह x। इस तरह F2 के अंदर -K2x की वैल्यू डालें और D की जगह x। अब K1 क्या है? K1 है K के बराबर, तो -KX² हो जाएगा ये। और यहाँ पे K2 क्या था? 3K, तो -3K और x का स्क्वेयर हो जाएगा। अब ये तो आ गई W1 की वैल्यू और ये है -3KX²। इसमें से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं? 3, और अंदर क्या रह जाएगा? -KX² जो कि W1 के इक्वल है। तो W2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स W1। Question 3, escape velocity on the surface of Earth is 11.2 km per second. If mass of the Earth increases to twice its value and the radius of the Earth becomes half, the escape velocity is, ये ऑप्शंस दी हुई हैं। देखें, अर्थ का जो मास है और रेडियस है उसके हिसाब से escape velocity जो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। escape velocity का फॉर्मूला होता है √2G, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अगर मास ऑफ अर्थ को भी 2 टाइम्स कर दें और रेडियस अर्थ को डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमारी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी: 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाला 2 चूँकि डिनोमिनेटर के भी निचले पोर्शन में है तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। तो अब हमारी सिचुएशन हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये वाला 2 भी ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 हो जाएंगे, और बाकी GME ओवर RE सेम रहेगा। 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो बन जाता है 4, और एक 2 को अलग रहना चाहते हैं। 4 हम लोग क्यों लेके आए? क्योंकि ये प्रॉपर स्क्वायर रूट बनता है। 4 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर आ जाता है 2। 2 को हम बाहर ले जाएंगे और अंदर रह जाएगा 2GME डिवाइडेड बाय RE, जो कि एस्केप वेलोसिटी नॉर्मल है, और वो क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, आंसर आ जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 4, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज, 4 फोर्सेज हैं: इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है? इफ़ अ बॉडी इज कैरिड ऑन अ क्लोज्ड पाथ, इफ द टोटल वर्क डन इज 0, सच अ फील्ड इज कंजर्वेटिव। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट द पाथ। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में मिसाल के तौर पे फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, कि अगर उसको एक रास्ते से लेकर जाएं तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी, दूसरे रास्ते से लेकर जाएं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। इसको थोड़ा मज़ीद एग्जांपल से समझाता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स हो गई,
और ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। मिसाल के तौर पे एक चार्ज है, उसको यहाँ से आप यहाँ पे लेकर आते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसको देखें, स्प्रिंग है, इसको जब स्प्रिंग को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, रिलीज़ करेंगे तो वो दोबारा अपनी जगह पे आएगा। इसी तरह इस बॉडी को अगर ऊपर लेकर जाएं तो इसमें भी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, ये नीचे आ सकता है अपनी काइनेटिक एनर्जी लेकर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन रही हो उनके अंदर जनरली कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की मिसालों में सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स है, और यही हमारा आंसर भी होगा। लेकिन समझ लें, एक डब्बा है, उसको हम इस तरफ मूव करा रहे हैं तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है ज़मीन की वजह से। इस तरफ से लेके जाए, ज़्यादा लंबा पाथ लेके जा रहे हैं तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगी उसके ऊपर ऑब्वियसली। एयर रेजिस्टेंस, एक जहाज़ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाए तो ऊपर एयर रेजिस्टेंस को कम लगेगी, अगर जिगजैग जाए तो बहुत ज़्यादा एयर लगेगी, तो ये भी नॉन कंजर्वेटिव हो गया। टेंशन इन अ स्ट्रिंग, देखें ये टेंशन खींच रहा है इसको, अब ये किस चीज़ों पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर भी। ज़्यादा टेंशन फोर्स जो है किसी भी तार की, वो डिपेंड कर रही है मज़ीद फैक्टर्स पे, तो ये भी नॉन कंजर्वेटिव है। नॉर्मल फोर्स आप देखें डिपेंड कर रहा है एंगल के ऊपर कि स्लोप क्या है। नॉर्मल स्लोप पे इसका वेट नीचे mg एक्ट कर रहा है, जबकि एक एंगल के ऊपर है तो उसका एक फैक्टर होता है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, F W cos थीटा, और इसलिए नेट फोर्स जो नीचे लग रही होती है वो भी कम हो जाती है। प्रोपल्जन फोर्स ऑफ अ मोटर या प्रोपल्जन फोर्स ऑफ अ रॉकेट, जो ये ज़मीन से ऊपर जाना शुरू कर देता है या इक्वेटर की तरफ से शुरू करता है या पोल की तरफ से शुरू करता है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए प्रोपल्जन फोर्स कम या ज़्यादा होती है, डिफरेंस करती है, वेरी होती है इन दोनों के अंदर वैल्यू। तो बेसिकली हमारा आंसर फ्रिक्शनल फोर्स है। When the speed of your car is doubled, by what factor does its kinetic energy increase? 4 ऑप्शंस हैं, वो कह रहे हैं कार है, उसकी वेलोसिटी है v, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो हाफ एम वी स्क्वेयर। अब ये कहा क्या जा रहा है कि अगर कार की वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी की क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम लोग लिख लेते हैं हाफ एम और वेलोसिटी को क्या कर देते हैं 2v, और 2v का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर। इसमें से हम लोग 4 डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे, 4 को बाहर ले जाएंगे, अंदर हाफ एम वी स्क्वायर ही करेंगे क्योंकि हमने रिलेट करना है इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी से। तो 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो कि जिसको मैंने के ई वी कहा था। तो अगर स्पीड ऑफ योर कार इज़ डबल्ड तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स। 1 हॉर्स पावर इज़ गिवन बाय, ये 4 ऑप्शंस हैं, ये पक्का पक्का रट्टे वाला सवाल है, 746 वॉट। इस तस्वीर को ध्यान में रखिएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझाऊँ, घरों में जो हमारे पानी की मोटर होती है या 1 से 2 हॉर्स पावर की होती है, यानी 1 हॉर्स पावर के ऊपर लिखा होगा यहाँ पे 0.75 किलोवाट यानी 750 वॉट। अब 1000 वॉट अगर देखा जाए तो 1000 वॉट के अंदर 4 दफ़ा 250 वॉट्स होते हैं, तो उससे आप ध्यान में रखें कि 3 250 वॉट्स के बराबर 1 हॉर्स पावर होती है, 746 वॉट। Question 7. Work is said to be negative when force and D are parallel, anti-parallel, perpendicular या 45 डिग्री पे। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स और डॉट का यानी कि डॉट प्रोडक्ट आएगा जो कि कॉस थीटा होता है, एफ डी कॉस थीटा, और ये किस टाइम पे नेगेटिव होगा। तो अब देखें, अगर पैरेलल हैं दोनों बॉडीज़ तो इनके बीच में एंगल क्या है 0, तो वर्क हो जाएगा हमारा एफ डी कॉस 0, कॉस ऑफ 0 होता है 1, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है एफ डी इंटू 1। एंटाई पैरेलल हो यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये जा रहा है और दूसरा इस तरफ आ रहा है, तो एफ डी कॉस 180 इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 की वैल्यू -1, तो यही नेगेटिव है, एंटी पैरेलल यही होगा, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। परपेंडिकुलर हो तो ये दो परपेंडिकुलर के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो एफ डी कॉस 90 आपको पता है कि होता है 0, तो इसका तो आंसर ही 0 आ रहा है। और अगर 45 डिग्री पे हो तो एफ डी कॉस 45 होगा, इसकी वैल्यू कॉस 45 की आपको पता है 0.707, तो ये भी पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर एंटी पैरेलल है। Two bodies of masses m1 and m2 have equal momentum. Their kinetic energies E1 and E2 are in the ratio, ये 4 ऑप्शंस गिवन गए हैं। बुक में आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन नहीं बताया गया, और इससे मुतल्लिक क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11, 12 और 13 ये 5 MCQs हैं, और बुक के न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सारे हैं, लिहाजा ये आपको समझाऊंगा मैं बीच में। सबसे पहले देख लें, वो कह रहा है इक्वल मोमेंटम है, यानी कि m1 का भी मोमेंटम फॉर एग्जांपल p1 है, m2 का मोमेंटम p2 है, इन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं बराबर p के। अब रेशोज़ की उसने बात की, काइनेटिक एनर्जीज़ की उसकी रेशो क्या होगी, E1 रेशो E2 क्या होगी,
यहाँ पे मैंने ई यूज़ कर लिया है के ई लंबे की वर्ड की जगह, ताकि छोटी जगह पे आसानी से जहन में याद रह सके। अब सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन सीखते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। मल्टीप्लाई करें अगर राइट हैंड साइड को हम लोग m से, और डिवाइड भी करें राइट हैंड साइड को m से ताकि फ़र्क ना पड़े, तो ये सिचुएशन हो जाएगी हाफ एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m। अब देखें ये क्या है, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर, बेसिकली m इंटू वी ये मोमेंटम होता है, तो हम लोग एम वी का स्क्वेयर कर लेते हैं, ये 2 नीचे चला गया है, डिवाइडेड बाय 2m। तो ये एम वी को हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम, और मोमेंटम का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर ओवर 2m। ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। अब दोबारा अपने सवाल की तरफ आते हैं। दोनों काइनेटिक एनर्जीज जो बॉडीज़ हैं उनका रेशो क्या होगी, कि E1 रेशो E2 क्या होगी। तो फॉर्मूले के अंदर पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m1 मास 1 का, और दूसरा रेशो पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m2। फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m2। दोबारा आगे जाते हैं, इसको जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 2m2 डिवाइडेड बाय पी स्क्वेयर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें क्रॉस हो रही हैं, पी स्क्वेयर से कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा। पीछे हमारे पास बच जाएगा E1 डिवाइड बाई E2 इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1। और हमें क्या चाहिए, इनकी रेशो यही E1 डिवाइड बाई E2 या E1 रेशो E2 इक्वल टू M2 रेशो M1। क्वेश्चन 9, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। ज़मीन के गिर्द जो एटमॉस्फेयर है वो किस वजह से ज़मीन के साथ चिपकी हुई है। जवाब तो ग्रेविटी ही है, लेकिन तस्वीर से याद रखें कि अर्थ के साथ जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रेविटी की वजह से क्यों इसके साथ चिपकी हुई है, क्योंकि जो भी गैसेज होती हैं उनके अंदर भी अपना एक वेट होता है, ठीक है, तो उस वेट को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ ग्रेविटी डिक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट सरफेस, विच इज़ वाई द एटमॉस्फेयर बिकम्स थिनर एज यू मूव हायर अबव द अर्थ सरफेस। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। क्वेश्चन 10, इफ़ मोमेंटम इज़ इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय। ये देखें फिर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन आ गया। तो 4 ऑप्शन इन्होंने दी हुई हैं। हम लोग इनिशियल मोमेंटम ले लेते हैं पी आई। अच्छा, सवाल क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय, ये नहीं कहा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, उन्होंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मांगा है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल मोमेंटम मिसाल के तौर पे पी आई है, तो फाइनल मोमेंटम वो कह रहे हैं कि इनिशियल मोमेंटम प्लस 20% इंक्रीज़ करके इनिशियल मोमेंटम को, ठीक है। तो ये आ जाता है पी एफ इज इक्वल टू पी आई प्लस 20% क्या हो जाता है 0.2 पी आई। तो पी एफ इज इक्वल टू, यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 1.2 इनिशियल मोमेंटम। अब ये आपको रिलेशन मैंने सिखाया था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। हम लोगों ने इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी लेना है, जो कि होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इस दोनों के अंदर हम ये वाला फार्मूला डालेंगे, तो पी एफ स्क्वायर यानी मोमेंटम फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो फाइनल मोमेंटम हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था 1.2 पी आई, तो वो इसमें डाल देंगे 1.2 पी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, बाकी एज इट इज़ 1.2 का स्क्वायर हो जाता है 1.44 पी आई का स्क्वायर। अब इन दोनों में हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, पी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, अंदर बच गया 1.44 माइनस 1, जो कि बन जाता है 0.44 पी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। और 0.44 का मतलब क्या होता है 44%, ठीक है, 44 डिवाइडेड बाई 100। और ये पी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ये इनिशियल मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी थी। तो 0.44 के ई इनिशियल का मतलब क्या हुआ 44% इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। Question 11, if kinetic energy of a body becomes 4 times, kinetic energy 4 times हो रही है of the initial value, the new momentum will be। फिर देखें kinetic energy और momentum का सवाल है। तो ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। अब सॉल्व कैसे करना है, ये हमने रिलेशन तो सीखा हुआ था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। अगर हमें पी लेफ्ट साइड पे लाना हो तो क्या करेंगे, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू के ई, लेकिन हमें पी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें पी चाहिए, तो हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। पी इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट, और काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं स्मॉल फॉर्म में ई लिख लेता हूँ, क्योंकि बुक के अंदर और बाकी जगहों पे भी यही चीज़ यूज़ हो रही होती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, जबकि पी निकालना हो तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड और स्क्वायर रूट।
तो ये फार्मूला हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को कह देते हैं ई है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसके लिए सबसे पहले हम लोग इनिशियल का जो है मोमेंटम है वो लिख लेते हैं 2m इंटू ई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हमने ई का है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा 2m, और काइनेटिक एनर्जी की जगह 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और ये 4 को हम लोग बाहर ले आएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाता है 2, तो 2 बाहर आ गया और अंदर 2m ई स्क्वायर रूट ही रह गया जो कि इनिशियल मोमेंटम है। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 2 टाइम्स इनिशियल मोमेंटम, तो ये बिकम्स ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू। Question 12. Two bodies with kinetic energies in the ratio of 4:1 are moving with equal linear momentum. The ratio of their masses is, बिल्कुल वैसे ही सवाल है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि इक्वल लीनियर मोमेंटम से ये दोनों बॉडीज जा रही हैं, यानी मोमेंटम 1 मोमेंटम 2 बराबर हैं, तो इसको हम कह लेते हैं P। और काइनेटिक एनर्जी इनकी रेशो कह रहा है, रेशो है उनकी 4:1। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी रेशो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू 4:1। और हम लोगों ने E1 डिवाइडेड बाई E2, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1। फाइंड क्या करना है हमने, रेशो ऑफ देयर मासेस। तो अब पहले हम लोग इसको इस तरह लिख लेते हैं, E1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स E2, ताकि हॉरिजॉन्टल इक्वेशन की शक्ल में आ जाए। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है P² डिवाइडेड बाई 2m। तो अगर इनकी जगह हम लोग वैल्यूज़ पुट करना शुरू करें तो फर्स्ट बॉडी की P² डिवाइड बाई 2m1, और सेकंड बॉडी की क्या होगी P² डिवाइड बाई 2m2। क्या क्या चीज़ें कट रही हैं, P² से कट रहा है, 2 से कट रहा है। और अब हम लोगों को चाहिए क्या, रेशो ऑफ देयर मासेज, यानी फर्स्ट बॉडी का और सेकंड बॉडी का, तो यानी m1 रेशो m2 चाहिए। तो हम लोग m1 को ऊपर लेकर जाते हैं और 4 को इधर ले आते हैं। तो इससे हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू m1 डिवाइड 1 डिवाइडेड बाई, पहले m1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई m2, पहले एक दफ़ा इसी तरह उतार लेते हैं, और फिर 4 को इधर लेकर आएँ और m1 को उधर लेके जाएँ, तो हमारी वैल्यू आ जाती है m1 डिवाइड 4 इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाई m2। इससे हमारे पास निकल आता है m1 इज इक्वल टू 4 टाइम m2, या जब रेशो की शक्ल में लिखा जाए तो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 1 रेशो 4। Question 13. A body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 kg per meter per second. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion of body for 10 seconds. The increase in kinetic energy is, बड़ा ट्रिकी सवाल है। बॉडी है मास 5 kg की, और ये 4 ऑप्शन भी गिवन है। बॉडी है मास 5 kg की और उसका मोमेंटम जिससे वो मूव कर रहा है वो है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक फोर्स अगर उसके ऊपर दिखती है 0.2 न्यूटन की, और वो लगती है 10 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, तो फाइनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वो पूछना है। और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला आपको पता है P² डिवाइड बाई 2m होता है। इनिशियल मोमेंटम हमें मालूम है, फाइनल मोमेंटम हम मालूम करेंगे, इससे चेंज इन मोमेंटम भी हमारे पास आ जाएगा। और चेंज इन मोमेंटम का और क्या फार्मूला होता है, इज इक्वल टू J इम्पल्स के ऊपर, और वो क्या होती है फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो पहले ये ढूंढ लेते हैं, फोर्स इंटू डेल्टा टी, फोर्स कितनी है 0.2 न्यूटन, डेल्टा टी टाइम कितने सेकंड के लिए लगा है 10 सेकंड के लिए। तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आ गया 2 न्यूटन सेकंड या 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम प्लस चेंज इन मोमेंटम, यानी कि पहले 10 था प्लस चेंज यानी कि ऐड ऑन उसके अंदर 2 न्यूटन सेकंड हुआ, तो हमारा आंसर आ गया 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी, Pi² डिवाइडेड बाई 2m। वो हम कैसे निकालेंगे, Pi क्या है 10 और मास कितना है 5, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालनी है तो Pf यानी मोमेंटम फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 14.4 जूल। हमने क्या मालूम करना है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो हो जाता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 114.4 माइनस 10 इज इक्वल टू 4.4 जूल्स। Question 14. If force and displacement of particle in the direction of force are doubled, work would be बहुत आसान है। वर्क 1
कह लेते हैं कि फोर्स इनटू डिस्टेंस है, या इनिशियल वर्क कह लें, ठीक है। अगर फोर्स भी डबल कर दी जाए और डिस्टेंस भी डबल कर दिया जाए तो उसको हम वर्क टू कह देते हैं। 2 टाइम फोर्स इंटू 2 टाइम्स डिस्टेंस, तो 2 और 2 क्या बन गया 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और एफ इंटू डी तो ऑलरेडी हमें पता है कि W1 है, तो 4 टाइम्स द इनिशियल वर्क। तो इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल्ड, वर्क वुड बी 4 टाइम्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें, ये मेरे लिए एनर्जी का बायस बनते हैं। थैंक यू।